आज हम जानेंगे सरसों का तेल अंडे पे क्यों लगाया है। थैली का एक बहुत अच्छा सा यूज जिसे देखकर आप भी कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होते। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हम महिलाएं अक्सर ये सोचती हैं कि हम तो घर में ही रहती हैं, तो हम पैसों की कैसे बचत करें, हम कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। हम हमारी आदतों को अगर सुधारते हैं तो यकीन मानिए घर बैठे पैसों की भी बचत होगी और घर बैठे आप पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं यह वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा आटे से जुड़ा हुआ है। आज हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले थे, पर लास्ट टाइम उनका कहना हुआ कि हम नहीं आ रहे हैं, तो देखिए खाना बनाने के लिए मैं आटा लगा चुकी थी। अब ये आटा अगले टाइम के लिए मैंने बचा के रखा है। अब अगर मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ तो ये देखिए प्लेट रखने के बाद भी ये ठीक से कवर नहीं होगा। अगर हो भी जाता है फिर भी ये काला हो जाएगा। तो इसे कवर करने के लिए आप पॉलिथीन का इस्तेमाल करें। जो मार्केट से हम सब्जी वगैरह लाते हैं उस पॉलिथीन का प्लीज कभी भी आटे पर इस्तेमाल ना करें, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उसको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस्तेमाल करना ही है तो ये जो कुकिंग ऑयल वाले प्लास्टिक बैग होते हैं इनका इस्तेमाल करें। इसमें पहले से ऑयल होता है, अभी मैंने आपको हाथ पे लगा के बताया, तो आपको एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको आपने कट करना है और कवर कर देना है। अगर कम आटा है तो आप इस बैग के अंदर ही डाल दीजिएगा। अगर ज्यादा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो इस तरीके से ये जो तेल वाली पॉलिथीन होती है इससे आप बहुत अच्छे से कवर कर दीजिएगा। ऑयल एक्स्ट्रा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो आपका आटा है वो नरम बना रहेगा। देखते हैं ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप। अभी ना बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है, दिसंबर माह चल रहा है। अगर आप अंडे खाते हैं तो ये टिप आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। आपने लेना है सरसों का तेल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, पर आपने ना थोड़ा सा तेल लेना है। 4 ड्रॉप लिया है तो थोड़ा सा ही लगेगा, एक अंडे पर 1 ड्रॉप। आपने बहुत अच्छे से इस अंडे को अच्छे से इस तेल से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं, लगा लीजिएगा। अब ये काम ना आपने अंडा बॉईल करने से पहले करना है। देखिए सर्दियों के मौसम में ज्यादातर घरों में अंडे खाए जाते हैं। 1 बूंद ऑयल आपने इस अंडे के ऊपर लगाना है। उसके बाद में आपने इन्हें कुकर में पकाना है। अब आप सोच रहे होंगे कुकर में क्यों पका रहे हैं हम। देखिए नॉर्मल अंडा आप पकाइए, कम से कम वो 10 मिनट का टाइम लेता है। मीडियम फ्लेम पे हमें उसे पकाना होता है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो वो फट जाएगा, टूट जाएगा और बिखर भी जाता है। पर अगर आप कुकर में पकाते हो, जो टाइम है वो आपका आधे से भी कम हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर इसमें आराम से 1 सीटी आ जाती है। तो आप कुकर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुकर से गैस की बचत होती है। बॉईल करते वक्त हमेशा आधा चम्मच इतना नमक डालें अगर आप यहाँ पर आलू या अंडा बॉईल करते हैं, क्योंकि जो ये कुकर होते हैं ना अंदर की तरफ से काले हो जाते हैं। काले ना हो इसके लिए आप नमक जरूर डालें। मिर्ची को काटना बहुत सारे लोगों के लिए सिर दर्द हो जाता है। इसमें इतनी तीखी जलन होती है जिसकी वजह से काफी सारे लोग मिर्ची को काटना नहीं चाहते हैं। अगर मजबूरी में मिर्ची काटनी पड़ रही है, आपको एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, या आपके हाथ में रेशेस वगैरह आ जाते हैं, तब इमरजेंसी में मिर्ची को कैसे कट करें। देखिए मिर्ची काटने का अपना अपना अलग तरीका होता है हर किसी का। कोई थंब का इस्तेमाल करता है, कोई फिंगर का करता है। मैं फिंगर का इस्तेमाल करती हूँ। मैं हमेशा चॉपिंग बोर्ड का यूज करती हूँ, इसलिए मेरी आदत है कि मैं फिंगर का इस्तेमाल करते हुए कटिंग करती हूँ, ना कि थंब का इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए मैंने फिंगर के ऊपर इस स्पून को लगाया है। अगर आप थंब का इस्तेमाल करते हो तो थंब पर आपने लगाना है। स्टील, लकड़ी का जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इस तरीके से लगा लीजिएगा। इसके बाद में आपने कटिंग करना है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, बिना मिर्ची को टच किए हुए यहाँ मिर्ची कट गई है। चम्मच की मदद से आप बहुत आसानी से मिर्ची को कट कर लेंगे। आप टच भी नहीं करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मिर्ची काटने की वजह से। और उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सा टिप आप जरूर यूज करेंगे इमरजेंसी में। इसी तरीके से जो प्याज होता है, अगर आप भी प्याज की चॉपिंग करते हैं तो कोशिश कीजिएगा इसकी जड़ वाले हिस्से को ना काटे, थोड़ा बहुत हिस्सा रहने दें। इससे क्या होता है कि जो प्याज है वो पूरा का पूरा बिखरता नहीं है। प्याज काटते वक्त अक्सर एक कॉमन सी हर किसी को प्रॉब्लम होती है कि नाखून वगैरह जो है वो कट जाते हैं। आम सी बात है, आप जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से प्याज को पकड़ोगे या कोई भी चीज कट करोगे तो वो कटना ही कटना है नाखून को, और हो सकता है काफी बार ये हाथ में लग भी जाए। आपने उल्टा या अंदर की तरफ हल्के से पहले नाखून को दबाना है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, फिंगर एकदम से आपने चाकू के पास नहीं कर देना है, या आपके जो नाखून है वो नहीं कर देना है, नहीं तो क्या होगा आपके नाखून भी कटेंगे और हो सकता है हाथ की जो चमड़ी है वो भी कट जाए। तो कोशिश कीजिएगा आपने नाखून वाले हिस्से से ग्रिप बनाने की कोशिश करना है। अगर स्टार्टिंग में आप चॉपिंग करना सीख रहे हो तो पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार हाथों में कट लग जाते हैं। अगर आप भी
कोशिश कर रहे हो कि मैं चॉपिंग करना स्टार्ट करूं तो प्याज या लौकी या मेथी ऐसी सब्जियों से स्टार्टिंग करें, आसानी से हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है, नाखून को हल्का सा अंदर की तरफ आपने दबाना है, इससे आपके नाखून भी नहीं कटेंगे और आपकी जो फिंगर है उसमें भी कोई कट नहीं लगेगा। देखिए कुछ सेकंड्स में मैंने यहाँ प्याज को कट कर लिया है। जड़ वाला हिस्सा मैंने बचाने के लिए कहा था, लास्ट में आप इस तरीके से अलग कर दीजिएगा, इससे आपका प्याज ना एक साथ बिखरेगा नहीं। अगला यूजफुल हैक मेरा एक पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह का जो पॉलिथीन होता है, जब भी हम ऑफलाइन कुछ कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो ये हमें मिलता है। आपने क्या करना है, एक पॉलिथीन लेना है, जब भी आप सिलेंडर लगाते हो या न्यू सिलेंडर आपके घर आता है या आप सिलेंडर खाली हो गया है या हटा रहे हो, उसके बेस में आपने एक पॉलिथीन लगाना है, जो कि मैंने आपको दिखाई है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये नॉर्मल जो हम सब्जी वगैरह के लिए यूज करते हैं उस पॉलिथीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर पॉलिथीन लगाई है, फ्लोर आप देख सकते हो गंदा नहीं है और ना ही मैंने इस फ्लोर को क्लीन किया है। ये सिलेंडर न्यू लगाया गया है, इसलिए मैंने पॉलिथीन भी नया इस्तेमाल किया है। अब इससे 1 मिनट पहले की वीडियो देखिए, यहाँ मैंने एक पुराना जो सिलेंडर है उसके नीचे से पॉलिथीन हटाई है। आप पॉलिथीन की हालत देख लीजिए, अगर ये पॉलिथीन ना लगी होती तो जो व्हाइट टाइल्स अभी आपने नीचे की तरफ देखी, ये सारे दाग उस टाइल्स पे होते। फिर इस दाग को हटाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती या महंगा केमिकल खरीदना होता। पर ये जो एक बेकार सी पॉलिथीन है जिसे अक्सर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सिलेंडर के दाग को लगने से बचाती है। ऐसा ही कमाल का यूजफुल हैक मेरा दूध से जुड़ा हुआ है। देखिए हर घर में दूध आता है, पैकेट में भी आता है और इस तरीके से भी आता है। आप पैकेट वाला दूध लें या इस तरह की पॉलिथीन में दूध लें। इसके साथ हम एक गलती करते हैं और उसके बाद में हम सोचते हैं कि हम तो एक महिला है, घर बैठे बैठे हम क्या ही कर सकती हैं। आप अगर एक अंदाजा भी लगाए सिंपल सा, तो एक दिन में हम कितनी बार दूध लेके आते हैं? कम से कम 2 बार। 2 पॉलिथीन डेली हम डस्टबिन में डालते हैं। क्या आपको पता है 2-2 पॉलिथीन इकट्ठा करोगे तो साल भर में कितनी पॉलिथीन हो जाती होगी? हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप इसी तरीके से दूध निकालते हो, पॉलिथीन को डायरेक्ट डस्टबिन में डाल रहे हो, ना तो ये गीला कचरा है ना ही ये सूखा कचरा है, इस कचरे का कुछ यूज नहीं होता है। पहले तो आप थोड़ा सा पानी लीजिएगा और इसके अंदर जो बचा कुचा दूध है आप चाहें तो इसे निकालें, नहीं तो आप डायरेक्ट इसे सिंक में ले जाएं और वहां पे भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालते हुए जो बचा हुआ दूध है ये भी निकाल रही हूँ। ये देखिए दूध तो हमने सारा निकाल लिया। अब ये जो पॉलिथीन है इसे डस्टबिन में नहीं फेंकना है। अगर आपको फेंकना भी है तो सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी ये रोज की एक छोटी सी गलती कब पहाड़ बन जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। आप अगर कहीं बाहर जाते होंगे तो डंपिंग यार्ड्स के पास से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि वहां पर कुछ इसी तरह की पॉलिथीन इकट्ठा होती रहती है और वहां की हालत बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि ये पॉलिथीन मैंने जैसे कहा ना सूखा कचरा है ना गीला कचरा है। आप चाहें तो वायर के ऊपर या जो तार वगैरह होते हैं माई क्लॉथ क्लिप की मदद से इसे सुखा सकते हैं, नहीं तो एक इस तरीके का किचन डस्टर लीजिए और हल्के से बस वाइप कर देना है। दूध तो हमने हटा दिया था, थोड़ा सा बूंद इसके अंदर पानी है, बस वो हमें हटाना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बस इस तरीके से एक बार और इधर की तरफ 2 बार, बस इतना सा करने पर ही इसमें जितना भी पानी है वो सारा का सारा बाहर आ गया है। देखिए जो पॉलिथीन ना गीला कचरा कह पा रही थी ना ही सूखा कचरा, वो सूखा कचरा बन गई है। अब आपका जो सूखा कचरा है उस डस्टबिन में इसे डालना है, ये रीयूज हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की पॉलिथीन का रीयूज किया जाता है। पर अगर ये गीली रहेगी तो देखिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही ये पॉलिथीन सड़ती गलती है। प्लीज ये छोटा सा टिप है, इसे अप्लाई करें, क्योंकि हमारे घर में डेली 2 से 3 पॉलिथीन इस तरीके से निकलती है और यही हमारी एक छोटी सी गलती कचरे का पहाड़ बनाने में हम योगदान दे देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपके घर से जितनी भी पॉलिथीन निकल रही है वो सूखे कचरे में ही जाए, उसके अंदर का जितना पानी है उसे इस तरीके से हटाने के बाद आप डस्टबिन में थ्रो करें। ऐसा ही कमाल का अगला यूजफुल अंडे से ही जुड़ा हुआ है। देखिए अंडे यहाँ बॉईल हो चुके हैं। अभी इतना ज्यादा जल्दी में मेरे बच्चे रहते हैं ना कि मुझे बिल्कुल इन्हें ठंडा भी नहीं करने दे रहे थे और मम्मी इन्हें जल्दी जल्दी छील के दो। अब देखिए इमरजेंसी में जल्दी का काम है तो इसे जल्दी से हम छीले कैसे। ये इतना ज्यादा गर्म था कि मैं दोनों हाथों से पकड़ नहीं पा रही थी, एक हाथ से जैसे तैसे पकड़ा और एक चम्मच का हेल्प लिया। ये देखिए बहुत जल्दी से जो उसका छिलका था वो निकल रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में छिलका उतारना है तो आप ये चम्मच वाले टिप का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बस हल्का सा आप क्रैक कीजिए। ये देखिए इन क्रैक के बीच में जैसे ही आप चम्मच डालोगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए छिलका अपने आप खुद से उतरता जाएगा।
तो इमरजेंसी के लिए टिप आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, स्पेशल इस विंटर के सीजन में। ये देखिए अंडा का जो छिलका है वो बहुत जल्दी से उतर गया है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं ना उनमें बिल्कुल सब्र होता नहीं है, उनको हर चीज जल्दी चाहिए होती है। और इस जल्दीबाजी में क्या होता है, हम मम्मी वगैरह को हाथों में काफी ज्यादा तकलीफ होती है जब हम गर्मा गर्म किसी चीज को छीलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अपना काम आसान करना है तो अंडे को छीलते वक्त आप ये चम्मच वाली टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं इस अंडे को छील रही थी, इसी बीच में बच्चा 2 से 3 बार आ गया था और प्लेट भी खींचने लग गया था। चलिए ये तो बहुत काम की यूजफुल टिप है, आप इसे जरूर यूज करेंगे। देखते हैं आज की और कमाल की यूजफुल टिप। हमारे घर में ना बहुत सारी चूड़ियां होती है, उसमें से एक चूड़ी अभी काफी ज्यादा फैशन में चली थी, ये है वेलवेट की चूड़ियां या मेटल की चूड़ियां। आपके पास ये जरूर होगी। देखिए टाइम के साथ क्या होता है, इसके ऊपर जो वेलवेट लगा होता है वो निकल जाता है। 2-3 बार वॉश करोगे ये निकल जाएगा, पर ये चूड़ी को आपने नहीं फेंकना है, आपने कट लगाना है, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। सीजर से लगाइए, किसी और चीज से आपने बीच में कट लगाना है। और ये देखिए इन चूड़ियों का बहुत अच्छा एक इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आप कभी भी मेटल या जो वेलवेट की चूड़ियां है इन्हें नहीं फेंकोगे। आपके घर में कुछ वायर ऐसे होंगे जो नॉर्मल इसी तरीके से लटके रहते हैं और वो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। कोशिश कीजिएगा छोटे से छोटा आप उन्हें फोल्ड करें। और ये जो चूड़ी हमने आपको कट करके दिखाई थी ये आपने कुछ इस तरीके से लगा देना है। ये ऐसे ही हमारे घर में और भी काफी सारी चीजें होती है, उसमें से एक है ये प्रेस। अब इसका जो वायर है ये भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा भी है और ये फैला हुआ ही रहता है, तो इसे भी आप एक जगह इकट्ठा करने के लिए इन चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस आपने एक हल्का सा और फोल्ड लगाना है और ये देखिए एक नोट लग गया है। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सा चूड़ी वाला टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की चूड़ियां अक्सर हमारे घर में होती है और फिर हम महंगी महंगी चीजें मार्केट से लेकर आते हैं इन वायर को इकट्ठा करने के लिए। बिना पैसा खर्च करे हुए सस्ता सा जुगाड़ मैंने आपको बताया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ नींबू के पत्ते। जब भी आपको मिले ना इन्हें जरूर इकट्ठा कर लें। देखिए हमारे यहाँ जो प्लांट है ना इसमें न्यू पत्ते आ रहे थे तो मैंने थोड़े से तोड़े हैं। ये देखिए बहुत अच्छी इनकी खुशबू होती है। आप अगर रूम फ्रेशनर बना रहे हो तो इसका यूज कर सकते हैं, पर आज ना मैं एक अनोखा इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रेश ही पत्तियां लेकर आई हूँ। एक तपेली में मैंने इन्हें डाला है और हमने गैस को ऑन कर दिया है। थोड़ा सा पानी लेना है, इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चाय पत्ती। यहाँ पर मिठास के लिए आप यहाँ पर गुड़, मिश्री, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से इसे पकाना है, जैसे हम चाय को बॉईल करते हैं। यहाँ हमने दूध ऐड नहीं करना है, नहीं तो गुड़ की वजह से जो दूध है वो फट जाएगा। यहाँ हमने बनाई है चाय। ये देखिए अच्छे से ये पक गई है। इसके बाद में हमने गैस को बंद करना है। गैस बंद करने के बाद आपने दूध ऐड करना है, पहले ऐड मत कीजिएगा जब भी आप गुड़ वाली चाय बनाते हो। देखिए अभी चल रहा है ठंड का मौसम, जितनी बार आप चाय पियोगे उतनी बार कम लगेगी, पर अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो, थोड़ा सा मुंह का स्वाद बदले, तो आप नींबू के पत्ते का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में ये प्लांट है तो आप एक बार ये नींबू के पत्ते वाली चाय बना के जरूर पी कर देखिए। आप नींबू की चाय तो पीते ही होंगे, पर नींबू के पत्ते की जो आप चाय पियोगे ना इसका फ्लेवर बहुत अलग होता है, बहुत यूनिक होता है। ये मेरी चप्पल है, मैं अपने लिए ही बना के बता रही हूँ आपको। तो यहाँ लिया है मैंने मार्कर और यहाँ पर जो मैं आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ आप इन्हें बस फॉलो कीजिएगा, आपकी चप्पल घर बैठे ही बन जाएगी। और विंटर में ये चप्पल आपको जरूर बनानी चाहिए क्योंकि सर्दियां हमें भी लगती है। तो देखिए इस चप्पल की जो भी साइज है उसके हिसाब से 1 इंच थोड़ा सा आपको दूरी पे लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एकदम चिपका के मत लीजिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत आसान तरीके मैं आपको बताऊंगी और अब घर बैठे आराम से जो सर्दी वाले चप्पल है वो घर बैठे ही आप बना पाओगे। तो चप्पल की साइज के अकॉर्डिंग मेरे जीन्स का जो कपड़ा है उस पे मार्क कर लिया है। अब आपने सीजर लेना है और यहाँ पर कटिंग करनी है। ये देखिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने यहाँ जींस का कपड़ा लोगे तो इसका फायदा ये है कि ये ना आप कितना भी चलोगे, कितना भी दौड़ोगे, ये घिसेगी नहीं, क्योंकि जींस का ये कपड़ा ऐसा होता है जो जल्दी फटता टूटता नहीं है। बाकी अगर आप कोई दूसरा कपड़ा लेना चाहते हो तो वो आप बराबर ले सकते हो, पर जितना हो सके आप जींस का ही कपड़ा लें। ये देखिए थोड़ा सा कटिंग करने में दिक्कत होगी, पर आराम से आप इसे कट कर लोगे। आपकी कैंची में अच्छे से बराबर धार होनी चाहिए। तो देखिए इसके हिसाब के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से हो रही है।
ऐसी सर्दियों की चप्पलें अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो वो आपको कम से कम 300 रुपए से नीचे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें काफी सारा काम किया होता है। तो देखिए घर बैठे ही हम ना 300 रुपए या इससे भी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया है इस तरीके से आपने इसे कटिंग कर लेना है। अब इस कट किए हुए पार्ट को जींस के अपर वाले पार्ट पे आपने रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए जितना मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रही हूँ ना, ये देखिए लगभग आधे से थोड़े से ऊपर वाले हिस्से पर हमने यहाँ पे मार्क लगाना है और इसे हल्का सा फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे आपने यहाँ पर इसे रखना है। अब यहाँ पे भी ना हम थोड़ा सा मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर 1 इंच पर थोड़ा सा हमें यहाँ मार्क बनाना है। ये देखिए इस तरफ एक और दूसरी तरफ भी मार्क। अब यहाँ पर 1 इंच की दूरी आपने नाप लेनी है या मेजरमेंट ले लेना है। तो मैंने अंदाजे से ही लिया है। अब यहाँ पर हल्का सा आपने सर्कल करना है। ये देखिए नीचे की तरफ से यहाँ पे 1 इंच लेना है, ऊपर तरफ जाते हुए हमें वापस जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्क लगाना है। ये ना लूज है, लूज है मतलब जब हमारे पैर इस जूते के अंदर हम डालेंगे तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारे पैर अंदर जाना चाहिए। तो थोड़ी सी यहाँ पे 1 इंच की हमें गैप देना है और इसे भी हमें कट करना है। यहाँ पर ये 1 इंच की जो दूरी हमने बनाई है ना, जब भी हम चप्पल वगैरह पैरों में पहनते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे ना थोड़ा सा लूज होना जरूरी है ताकि हमें चलने में आसानी हो। अब ये ऊपर की तरफ मैं इसे कट कर लेती हूँ, फिर आपको बराबर देखने में समझ आएगा कि मैंने क्या चीज कट करके तैयार करके आपको बताइए। पहले इसे कट कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने दोनों पैरों के कट कर लेना है। अभी देखिए ये जीन्स का कपड़ा तो है पर ये गर्म नहीं है, अब इसे गर्म करना जरूरी है। तो अब इसे गर्म करने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें इसमें ऐड करेंगे। पहले ना थोड़ा सा अपर की तरफ हमें हाफ सर्कल जैसे यहाँ पर निशान बनाने हैं। ये देखिए ताकि जब हम चलें तो हमारे पैरों को कुछ भी तकलीफ ना हो। तो हाफ सर्कल थोड़ा सा इस तरीके से मेजरमेंट लेते हुए आपने कट करना है। थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं। इसे कट करने के बाद आपको बराबर दिखाई देगा कि ये हमने क्या किया है। अब देखिए अगर आपके पास नरम वाली फॉर्म शीट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें इसे धोना तो है नहीं। या फिर आपके पास कुछ और चीजें अवेलेबल होगी, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इसके ऊपर आपको रख के दिखा रही हूँ। अब आपको बराबर समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो चप्पल का सॉल है और जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो हमारे फिंगर को कवर करेगा। आपको बराबर समझ में आया कि मैं अभी आपको क्या दिखाया है। ऐसे ही सेम हमने ये जो सेकंड वाला पैर का जो हम जूता बनाने वाले हैं इसका भी ऐसे ही मेजरमेंट लेना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे 4 उंगली ऊंचाई पे हम एक निशान बनाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये मेजरमेंट करके दिखाया था, पर अभी आप और क्लियर से देख पाएंगे। अब इसको वापस इस तरीके से रखना है। 1-1 इंच की दूरी पर हमें फिर से मार्क लगाना है और यहाँ पर सर्कल को आप ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके का हम बना रहे हैं ऊपर की तरफ ले जाते हुए इसे हमने मिलाना है। पूरा दूरी मत रखिएगा, ये तो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आना है। ऊपर वाला पार्ट है ना वो हमारे फिंगर की जो टो है उनके लिए है, ताकि वहां पर अच्छे से वो सेट हो जाए और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, ताकि चलने फिरने में हमको कोई दिक्कत ना हो। इसको भी हमने कैंची की मदद से कट कर लेना है। कट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 पार्ट कुछ इस तरीके से रेडी हुए हैं। दोनों पैरों के ये जो पार्ट हैं कपड़े के वो कट करके मैंने आपको रेडी करके बता दिए। चलिए अब इसे हटाते हैं। अब इसके अंदर इसे गर्म रखने के लिए हम कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। आपके पास अगर गर्म कोई कपड़ा है, मान लीजिए कोई पुराना जैकेट है या कोई ब्लैंकेट है, उसका आप यूज कर सकते हो। नहीं तो इस तरह की कोई पुरानी टी शर्ट जरूर होगी जो कि थोड़ी गर्म होती है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो जो चप्पल का हमने सोल कट किया था ना, उसी की साइज के अकॉर्डिंग हमने फिर से यहाँ पर कट लगाने हैं। अगर आपके पास पुराना ब्लैंकेट है तो आप उसका जरूर यूज कीजिएगा। अगर पुराना कोई गर्म वाला पजामा है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसका गर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसे सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो गर्म होना तो जरूरी है। अब इस तरीके से मेरे पास तो एक पुरानी शर्ट थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हम अच्छे से इसको मार्क लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको आधा 1 इंच कुछ भी दूरी नहीं कट करना है या कुछ भी मेजरमेंट ऐसा नहीं लगाना है। आपने बिल्कुल जो सोल बनाया है ना उसकी साइज के अकॉर्डिंग ये आपने यहाँ पर
इसका निशान बनाना है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आपको ये काम करने में बिल्कुल कुछ टाइम लगेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि वो कह सकती हूँ मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, आपके ये जो जूते बनके तैयार हो जाएंगे। पहले हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास तो सिलाई मशीन है नहीं और मुझे सिलाई मशीन करना आती भी नहीं है, पर जिन्हें नहीं आती है ना वो भी घर बैठे आराम से सिलाई कर लेंगे। मेरे पास एक पुराना यहाँ पर मफलर रखा हुआ है, ये बच्चे का है, पुराना है पर ये काफी ज्यादा गर्म है। तो आप पुरानी स्वेटर हो तो उसका जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि उसका जो कपड़ा होता है वो काफी ज्यादा गर्म होता है। तो पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। हमने जूते का सोल तो रेडी कर लिया है, उसमें जो भी कपड़ा लगने वाला है, पर जूते के ऊपर जब हमारे फिंगर कवर होते हैं उस कपड़े के लिए भी हमें कुछ कपड़ा चाहिए। तो मेरे पास ये पुराना एक मफलर रखा हुआ था, इसका मैं यूज कर रही हूँ। ये काफी ज्यादा गर्म है। अब इसके ऊपर भी हम ये जो कपड़ा है इसका मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पर कट लगाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आप कट कर लीजिएगा, बहुत आसान है कट करना, जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल वैसे कीजिएगा। अब यहाँ पर 4 पार्ट रेडी है, ये देखिए 1 2 और नीचे सोल। जूते की जितने भी कपड़ा लगेगा वो सारा हमने कट कर लिया है। अब इसे हमें सेट करना है। जो गर्म वाला कपड़ा है वो बीच में रखिएगा, जीन्स वाला जो कपड़ा है वो आपने ऊपर नीचे रखना है। सिलाई मशीन है जैसे मैंने आपको कहा, तो कुछ सेकंड्स में ही आप बढ़िया से यहाँ पे सिलाई कर लोगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप उसे भी बराबर फॉलो कर सकते हैं। अब आपने लेना है सुई धागा। देखिए हम यहाँ जूते बना रहे हैं तो जो नॉर्मल हमारा सुई धागा है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सिलाई बहुत जल्दी खुल जाएगी। ये स्पेशल जो धागा आता है माला बनाने के लिए या गेदड़ी वगैरह सिलने के लिए, इसका आप यूज कीजिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। हाथों से तो खुलता है नहीं, कैंची से ही काटना पड़ता है। इसकी काफी ज्यादा जो बोल सकते हैं क्वालिटी अच्छी होती है। इसका यूज करते हुए आप बड़े बड़े टाके इस तरीके से लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सोल की। इसके सोल में भी बराबर हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफी बुरे दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने हैं तो बने ही रहिए, बहुत अच्छे दिखेंगे ये। इसमें भी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जींस का जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये लगाइए। सुई धागे लेते हुए ये देखिए यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ज्यादा नरम बन के रेडी हुए थे। ये देखिए 2 नीचे वाले सोल और 2 ऊपर वाले पार्ट, चारों हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब ऊपर वाले पार्ट को हमें यहाँ पे सिलना है। ध्यान दीजिएगा जब आप इसको सिलते हैं तो मीड में से पकड़ के सिलिएगा। कॉर्नर से अगर आप सिलने स्टार्ट करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो ऊपर से जहां हमारी फिंगर होती है ना वहां से सिलना स्टार्ट कीजिएगा। इससे ना ये बराबर बैठेगा, बिल्कुल भी सिलाई में ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आप सिलाई करते हो तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे सिलना है, पर अगर आप हाथ से सिल रहे हो मेरे जैसे पहली बार, तो आप बिल्कुल आराम से बीच में से ही सिलना स्टार्ट करें। चलिए इसे पूरा सिल लेती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनके रेडी हुआ है। आप यहाँ पर अगर इसी कलर का सुई धागा लोगे तो देखिए ये जो निशान दिख रहे हैं ना धागे के, ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे। मेरे पास व्हाइट कलर का था इसलिए आपको यहाँ पर निशान दिख रहे होंगे। आप चाहें तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर एक लेस लेकर आप इस तरीके से आराम से इसकी जो बॉर्डर दिख रही थी उसको आप हाइड भी कर सकते हो। तो ये देखिए एक पुरानी कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, उसी से मैंने इसकी जो कॉर्नर व्हाइट व्हाइट दिख रहे थे इनको हाइड कर दिया है, ताकि ये देखने में थोड़े से अच्छे लगे। उम्मीद करती हूँ बहुत सिंपल सा तरीका आपको बराबर समझ में आया होगा। इस विंटर सीजन इन्हें जरूर बनाइएगा, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।